प्लीज़ वेलकम बैक टू सुपर फास्ट इंग्लिश अकेडमी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि कल की आपकी 26 जनवरी काफ़ी अच्छे से आपने सेलिब्रेट की होगी और आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे, प्रैक्टिस सेट लगा रहे होंगे और इसके साथ ही साथ पूरा इंग्लिश पढ़ेगा, बेसिक से चैप्टर वाइज पढ़ेगा और उसके साथ ही साथ आपको रेगुलर यहाँ पर टेस्ट लगाने के लिए ज़रूर आना है। ठीक है, आपका पेपर जब तक नेवी हो, एयरफोर्स हो, कोस्ट गार्ड हो, जब तक होगा तब तक ये टेस्ट की जो सीरीज़ है वो कंटिन्यू रहेगी। आपको पेपर लगाना है, आप भले ही टाइमिंग अपना कभी भी फिक्स कर लीजिएगा, सुबह दोपहर शाम, लेकिन आपको पेपर तो रेगुलर लगाना है। ठीक है, अब देखिएगा, सबसे मेरा जो क्वेश्चन है वो ये है, कंडीशनल सेंटेंसेस के ऊपर ये डिपेंडेंट सेंटेंस है। ठीक है, इसके अंदर आपको दो तीन चीज़ें याद रखनी है। देखो, कंडीशनल सेंटेंसेस को आप पढ़ लेना क्योंकि पेपर में इससे क्वेश्चन बनता है और बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है। पढ़ेगा वही उसको सही कर सकता है। अब देखिएगा, ज़्यादातर ये वाला जो लिखा है और ज़्यादातर ये यही आता है। इसमें पढ़िएगा कि इफ़ शी वॉज मैरिंग मिस्टर गुप्ता शी वुड हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड एज मिसेस गुप्ता। इस तरह का जो सेंटेंस लिखा है, क्या इसमें कोई गलती नज़र आपको आ रही है? देखो, कभी भी याद रखना, जब अगर इफ़ वाला कभी सेंटेंस आ जाए तो उसमें स्पेलिंग वगैरह ऐसा कुछ मिस्टेक नहीं होगा, उसमें मात्र टेंस का ही मिस्टेक होगा, हेल्पिंग वर्ब का मिस्टेक होगा। कभी आपको अगर इफ़ दिखता है तो ठीक है, बस टेंस का ही मिस्टेक होगा, बाकी आपको प्रेपोजिशन वगैरह ये सब नहीं देखना। ज़्यादातर मैंने ये ध्यान से देखा हुआ है। अब ये आप समझ रहे होंगे कि ये जो सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है, क्या ये सही है या फिर गलत है। देखिए, मैं आपको बताता हूँ। आप पढ़िएगा, इफ़ शी वॉज मैरिंग मिस्टर गुप्ता, ये देखिएगा, शी वुड हैव बीन। लास्ट वाले सेंटेंस को आपने हमेशा पढ़ा होगा कि अगर वो वुड हैव और थर्ड फॉर्म में आ जाता है तो उससे आगे आने वाला जो सेंटेंस होता है, उससे पहले आने वाला जो सेंटेंस होता है, वो हैड थर्ड फॉर्म में आता है। ये बिल्कुल समझ में आया कि नहीं आया? इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, हैड थर्ड फॉर्म हो जाएगा, हैड मैरिड हो जाएगा। क्लियर है सर? समझ में नहीं आया? सपोज करो, अगर आगे वाले को देख करके आप पीछे वाले को भी तो चेंज कर सकते हो ना। इसका जवाब ये होता है कि जो परिणाम वाला सेंटेंस होता है, यानी सेंटेंस ऑफ कॉन्सिक्वेंस, परिणाम वाला सेंटेंस ये है, शी वुड हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड एज मिसेस गुप्ता। अब ये देखिएगा, लास्ट वाला यानी उसको जो है मिसेस गुप्ता के नाम से क्या उसे पहचाना जाएगा। अब ये जो एक परिणाम है, यदि उसकी शादी मिस्टर गुप्ता से हो जाती थी तो उसको इस नाम से जाना जाता था। तो यहाँ पर लास्ट वाला जो है वो परिणाम है, और परिणाम वाला जो होता है, अगर वो पास्ट ये वुड हैव थर्ड फॉर्म में है तो जस्ट उससे जो पहले वाला होगा कंडीशनल सेंटेंसेस इफ वाला, वो पास्ट परफेक्ट में आता है। ये रूल होता है। तो आपको परिणाम वाला पहले देखना है और उस पर ही डिपेंडेंट जो जो रिमेनिंग पार्ट बचता है वो फिर आगे चलता है। ठीक है, क्लियर है? यानी एक, अब 100 की बात, एक आप सिर्फ इतना याद रखें कि वुड हैव थर्ड फॉर्म आ जाए तो आपको दूसरे वाले पार्ट में हैड थर्ड फॉर्म लगा देना है। ये आप गलती मत करना, चलेगा। पहला वाला उम्मीद करता हूँ कि आप समझ में आ गया होगा आपके। अब ये अंकिता वाला है, इसे आप गलत मत करिएगा। ये अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, सारे क्वेश्चन बड़े ही अच्छे हैं। आप इसे ऐसे नहीं कि बस छोटे मोटे कॉन्सेप्ट है, नहीं, अच्छा है। अंकिता इज डिस्गस्टेड द हैबिट ऑफ हर ब्रदर। इस सेंटेंस में प्रेपोजिशन याद होगा तो आप आराम से कर सकते हैं। मैं थोड़ा आपको ग्रामेटिकली भी बताऊंगा, चिंता मत करो। देखो, एक चीज़ इसमें लिखा हुआ है, पहले देखो इसको, आप देखिएगा, इसके बाद ही यहाँ पर प्रेपोजिशन आ रही है। तो प्रेपोजिशन लगाने के लिए अगर कभी भी आए तो आपको सबसे पहले खाली जगह से पहले ये देखना है कि वो वर्ड क्या लिखा है, जिसके बाद मुझे प्रेपोजिशन को फिल करना है। इसमें आपको परेशान नहीं होना। ग्रामेटिकली एक रूल होता है कि कभी भी डिस्कस्ड आ जाए, क्या आ जाए, डिस्कस्ड, ये इसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा क्योंकि पैसे बना रखा है इज आर एम के बाद थर्ड फॉर्म। ये कल भी एक रूल आया था पेपर में। तो ग्रामेटिकली के बाद यहाँ पर देखो, माफ़ी चाहूँगा, डिस्गस्ट के बाद एट लगता है अगर कोई चीज़ दे रखी हो तो, यानी कि उसके भाई की आदत है। ठीक है, ये कोई चीज़ है, कोई व्यक्ति नहीं है, उसके बारे में बता रहा है, उसके भाई की आदत के बारे में। तो ये आपको याद रख लेना है कि डिस्कस्ड एट थिंग, ये पूरा चलता है, यानी डिस्कस्ड के साथ एट आएगा अगर आगे कोई थिंग के बारे में बता रखा हो, क्योंकि हैबिट भी तो एक थिंग होती है ना। तो ग्रामेटिकली अगर आप प्रॉपर्टी के अनुसार चलेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि प्रेपोजिशन यहाँ पर एट आएगा। इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि इसका जो आंसर होगा वो ए हो जाएगा। यानी कि अब ये पूरा सेंटेंस जो है वो बन जाएगा कि अंकिता इज डिस्गस्टेड एट द हैबिट ऑफ हर ब्रदर, यानी कि जो है अंकिता जो है अपने भाई के आचरण से नफरत करने लगी। ये इसका जो है मीनिंग हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं आएगा। इसके बाद ये देखो, मैंने आंसर भी लिख रखा है ताकि PDF जब आप पढ़ते हैं
तो आपको कम से कम ये पता चलेगा सर जी इस वाले ऑप्शन में थोड़ा मिस्टेक है। ये मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे ये लिखा है ना, ये क्वेश्चन लिखा है 3 नंबर, तो 3 नंबर का ये देखो 1 2 3 इनमें से रखा है, वैसे ही मैंने यहाँ पर लिखा है कि 3 नंबर का एक जो है वो इसमें ये वाला आंसर, ठीक है। अब आप समझ जाएंगे। इसके बाद आपको एक सेंटेंस और बताना है जो कि सिमिलर बताना है मीनिंग में, यानी कि सिनोनियम बताना है। एग्जॉर्बिटेंट, एग्जॉर्बिटेंट आपने खूब याद किया होगा, पढ़ा होगा, टेंशन मत लेना, चारों पांचों को समझाऊंगा। देखो एग्जॉर्बिटेंट का मतलब क्या होता है। जब आप धीरे धीरे इन सबको पढ़ते जाएंगे ना, तो आपको एक चीज़ समझ में आएगा कि धीरे धीरे जब आप सिनोनियम है एंटोनियम से याद करते जाएंगे तो ये काफ़ी होते हैं। अब एग्जॉर्बिटेंट का मतलब होता है कि ज़रूरत से भी ज़्यादा, एग्जॉर्बिटेंट यानी कि हाई बोल सकता हूँ, एक्सेसिव बोल सकता हूँ, इनफ्लेटेड बोल सकता हूँ। तो यहाँ पर चारों में से जो है वो हाई वाला ऑप्शन जो है वो एकदम सही हो जाएगा। क्लियर है? कल आपने देखा होगा क्या क्या हुआ था। तो यहाँ पर एग्जॉर्बिटेंट का मतलब ही ये होता है कि हाई हो जाएगा, एक्सेसिव हो जाएगा, इनफ्लेटेड हो जाएगा, ठीक है। INFLATED। ओके, अब आगे एक और बचा है इसमें क्लियर, ये आंसर इसका तीसरा हो जाएगा। क्लियर का मतलब होता है एकदम साफ, साफ होता है, यानी कि ल्यूसिड बोल सकता हूँ, अंडरस्टैंडेबल भी बोल सकता हूँ उसे, ठीक है, अंडरस्टैंडेबल, ये चीज़ें होती है। एक है इसमें डल। अच्छा, डल क्या होता है? डल का मतलब होता है जो एकदम उबाऊ हो, जो आपको अच्छा ना लगे, यानी बोरिंग बोल सकता हूँ, अनइंटरेस्टिंग बोल सकता हूँ, टेडियस बोल सकता हूँ, ठीक है। आपने जो याद किया उसी को मैं थोड़ा रिवीजन करवाते जा रहा हूँ। टेडियस, TEDIOUS, उसका भी मतलब बोरिंग ही होता है। एक है इसमें हाई, हाई का मैंने बता दिया कि ज़रूरत से ज़्यादा बोल सकते हैं, यानी कि एग्जॉर्बिटेंट बोल सकते हैं, एक्सेसिव बोल सकते हैं, इनफ्लेटेड बोल सकते हैं। एक है रेयर। सर रेयर क्या होता है? रेयर का मतलब होता है जो असाधारण हो, यानी अनकॉमन हो, अनयूजुअल हो, यानी कि एक्सेप्शनल हो, इसका मतलब होता है रेयर। चारों को मैंने बता दिया, आपका रिवीजन हो जाएगा इसलिए। अब यहाँ पर आप देखिएगा एक और कंडीशनल्स है, और देखो कितना अच्छा ही जो है इसको डिज़ाइन किया गया है, क्वेश्चन को बड़ा अच्छा लगा इसीलिए मैंने यहाँ पर ले रखा है। इफ़ यू विल अप्रोच, देखो ये जो लिखा हुआ है यू विल अप्रोच, इस वाले को, ये जो कोष्टक है इस जगह पर इन चारों में से आपको बताना है क्या आ सकता है। अच्छा, ये कंडीशनल है। इफ यू विल अप्रोच हर सिंसियरली शी विल लिसन टू योर प्रॉब्लम डेफिनेटली। इस सेंटेंस में ये भी कंडीशनल है। पहले आपने देखा होगा कि अगर सेंटेंस ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज यानी रिजल्ट वाला, परिणाम वाला अगर सेंटेंस वुड हैव थर्ड फॉर्म में होता है तो उससे जस्ट इफ वाला कंडीशनल जो सेंटेंस होता है वो हैड थर्ड फॉर्म में लगता है। अब इसके अंदर एक और याद बात ये होती है, सर सेंटेंस ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब क्या होता है? यानी परिणाम वाला, और परिणाम वो होता है जिसके साथ इफ वगैरह नहीं लगा होता है। समझ में आ गया? जैसे ये लिख रहा है शी विल लिसन टू योर प्रॉब्लम डेफिनेटली, इसमें कोई इफ नहीं लग रहा है, कॉमा के बाद दे रखा है, यानी ये परिणाम है। क्लियर है? ये वाली तो शर्त होती है इफ वाली, यदि, और लास्ट में जो होता है वो उसका रिजल्ट होता है। तो आप लास्ट वाले के अकॉर्डिंग ही थोड़ा सा चला करें तो आपको बहुत बेहतर आराम से समझ में आएगा। इस सेंटेंस में लिखा हुआ है कि बिल और फर्स्ट फॉर्म, याद रखना कि कभी भी अगर सेंटेंस ऑफ कॉन्सिक्वेंसेज लास्ट में अगर कभी भी आपको सेल बिल बर्फ की फर्स्ट फॉर्म आ रही है तो याद रखना कि इफ के साथ ये जो सेंटेंस चलता है उसके साथ हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस चलता है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट इन चारों में से आप देख लो, ये तो नहीं है जी, ना ही ये है। अब ये देखिएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये देखो इफ़ यू अप्रोच। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं, इसलिए आपका ए वाला एकदम सही हो जाएगा। अब आगे देखिएगा एक और बड़ा ही अच्छा मैंने इडियम ले रखा है कि डैम्प स्क्विब। क्या वो इसको बोलते हैं? डैम्प स्क्विब। एक दो बार पढ़ेंगे तो धीरे धीरे सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। तो याद करते जाओ, नोट करते जाओ। देखो डैम्प स्क्विब का मतलब होता है एकदम बिल्कुल फेल हो जाना, है ना, कंप्लीट फेलियर, उसे बोलते हैं डैम्प स्क्विब। तो यहाँ पर ए वाला जो वो बिल्कुल सही हो जाएगा। आप किसी भी एग्जांपल से रिलेट कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि किसान आंदोलन जो है 26 जनवरी के टाइम पर आपने देखा होगा ना, जब प्रोटेस्ट चला था उस टाइम पर क्या हुआ था, समझ में आ गया ना। तो यानी कि मैं ये बोल सकता हूँ कि दिल्ली पुलिस की तरफ से जो भी जो है थोड़ा सा देख रेख किया गया था वो क्या डैम्प स्क्विब हो गया था बिफोर जो है जो प्रोटेस्टर्स थे। इस चीज़ को थोड़ा रिलेट करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि उनकी जो सतर्कता थी वो सब एकदम फेल हो गई थी। तो ये हो जाएगा इसका एग्जैक्ट आंसर। इसके बाद एक और है, ये वाला बड़ा अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे इसलिए मैंने यहाँ पर ऐड कर लिया और मैंने चाहा कि आपसे मैं से ज़रूर पूछूंगा। ये देखिएगा, आई एम वेक्स्ड एट हिम फॉर वॉट ऑल ही हैज़ डन फॉर हिम टिल डेट। इस सेंटेंस में क्या आपको कुछ समझ में आ रहा है? अगर आ रहा है तो आप जल्दी से मुझे ये सोच के बताइएगा कि इसमें कौन सा सेंटेंस
जो कि सही है और कौन सा गलत है। अब एक चीज़ आपको देखेगा, आई एम वेक्स्ड एट हिम, ये जो लिखा हुआ है क्या ये सही लिखा है या नहीं। देखिएगा, परेशान नहीं होना, ये प्रेपोजिशन के ऊपर डिपेंडेड आपसे पूछा गया है, तो इसमें आप जल्दी से बताइएगा। आपने पढ़ा होगा कि अगर कहीं पर भी वेक्स्ड आ जाए तो वेक्स्ड के साथ एट नहीं चलता, वेक्स्ड के साथ जो चलता है वो विद चलता है। क्या क्या चलता है? विद चलता है। सर अब ये बताइएगा, वेक्स्ड का मतलब क्या होता है? यानी कि मैं उसके साथ दुखी था। वेक्स्ड का मतलब ही क्या होता है? दुखी होना, परेशान होना। तो ये ग्रामेटिकल एक फैक्ट है जो आपको याद करना है कि वैक्स के साथ विद चलता है, तो इसकी जगह पर क्या हो जाएगा? एट की जगह पर विद हो जाएगा। यानी अब ये पूरा बन जाएगा कि आई एम वेक्स्ड विद हिम फॉर वॉट ऑल ही हैज़ डन फॉर हिम टिल डेट। वह उसके लिए आज तक क्या किया है, इस कारण में जो है उसे बहुत ज़्यादा वो क्या है? वेक्स्ड है, दुखी है। ये आपको ग्रामेटिकली समझ में आ गया होगा। अब आगे एक और बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है और इसमें देखते हैं कितने बच्चे जो हैं वो सही कर पाएंगे। अगर आपके जो है कंडीशनल सेंटेंसेस बिल्कुल सही हैं और आप देख करके ही ये अंदाज़ा लगाना स्टार्ट कर देते हैं कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, मतलब काफ़ी हद तक आप जो है सही कर पाएंगे। देखिए आगे क्या लिख रहा है, मुझे ज़्यादा मैंने नहीं देखा इसको, कुल मिलाकर के मैंने पॉइंट जो है उठाया, जो इसमें मेन पॉइंट था, कीवर्ड था, वो देखो इफ़ लिख रहा था और वुड बी और थर्ड फॉर्म लिख रहा था। इस सेंटेंस को जब मैंने देखा तो एक चीज़ मेरे को समझ में आया कि ये जो सेंटेंस लिखा है क्या इसमें इस कंडीशनल सेंटेंसेस का भी कोई रोल हो सकता है। तो एक चीज़ मेरे को एकदम क्लियर हो गई कि यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है कि इफ़ दे परसिस्ट इन देयर ऑब्स्ट्रक्शंस और एटीट्यूड दे वुड बी पनिश्ड। यहाँ पर जो बात की जा रही है, देखो ये पास्ट में लिख रही है, सेकंड फॉर्म आ रही है, ये प्रेजेंट में लिख रही है और बाकी देखो ये भी पास्ट में लिख रही है। इसका मतलब ये जो वर्ब है सर ये भी पास्ट में ही होगी। जब पूरी बात ही भूतकाल में बताई गई है तो जाहिर है कि ये जो आपने लिख रहा है दे परसिस्ट, ये भी क्या हो जाएगा? दे परसिस्टेड आ जाएगा, क्योंकि पूरी सेंटेंस में जो बात कही गई है वो पास्ट की कही गई है। तो आपको कभी कभी पूरे सेंटेंस को ये भी देखना है कि वो जो सेंटेंस है वो किस काल में दिया गया है, फ्यूचर में दे रखा है कि प्रेजेंट में दे रखा है, और होगा तो वो पूरा ही होगा। ठीक है, इसमें आपको कोई दिक्कत तो नहीं आएगा? जल्दी से बताइएगा। यानी कि इसका मतलब पूरा हो जाएगा। जो मैनेजर था, प्रबंधक ने उसकी टीम के सदस्यों को ये चेतावनी दी थी कि यदि वे रुकावट वाले आचरण को जारी रखेंगे तो उन्हें दंड दिया जाएगा। तो इसका मतलब हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा एक और बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन मैंने यहाँ पर लिया है और इसे आप गलत मत कर देना, अदरवाइज सही बात नहीं होगी। यहाँ पर लिखा है कि फादर वुड हैव बीन अप्रिशिएटेड योर एफर्ट्स इफ़ यू हैड इन्फॉर्म्ड हिम। ये कंडीशनल सेंटेंसेज है और अच्छी तरीके से बनाया गया था क्वेश्चन जो है, इसलिए मैंने यहाँ पर रखा हुआ है, अगेन रखा हुआ है। इफ़ लिख रहा है और हैड थर्ड फॉर्म लिख रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि आगे वाले सेंटेंस में वुड हैव थर्ड फॉर्म, ये चीज़ तो आएगी। इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि आपका जो सेकंड वाला है वुड हैव थर्ड फॉर्म, ये वाला इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें कोई डाउट तो नहीं रहेगा। देखो हाल हो गया, अगर आपको थोड़ा याद है तो। आगे आपको एक और बताना है और ये भी क्वेश्चन जो है वो काफ़ी अच्छा है कि नेहा वॉज सरप्राइज्ड बाय हर रिजल्ट। ये पैसिव फॉर्म बना रखा है और पैसिव में आपको ये बोला गया है कि जो सरप्राइज्ड ये जो लिखा हुआ है कोष्टक में, इस जगह पर क्या कुछ चेंज हो सकता है क्या? जी बिल्कुल हो सकता है, मुझे पक्का याद है। जैसे आप नो का अगर थर्ड फॉर्म बनाएंगे तो नोन होता है और इसके बाद क्या लगता है, जल्दी से बताओ। ये आपको मुझे बताना है। पैसिव जैसे आई नो यू, तो इसका पैसिव क्या होगा? वैसे ही आपको ये याद रखना है कि सरप्राइज्ड एट आता है, सरप्राइज के बाद एट आता है, यदि आप उसका पैसिव बनाएंगे तो यहाँ पर जो तीसरा वाला वो एकदम सही हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा एक और बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन आ गया है कि द हाईएस्ट पॉइंट, सबसे ऊंची जो पॉइंट होता है उसको एक वर्ड है, उसको हम क्या बोलते हैं? उसे शिखर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शिखर। और शिखर का मीनिंग क्या होता है? जैनित होता है। क्या होता है? जैनित होता है, शिखर होता है। बाकी स्पेलिंग्स को थोड़ा डिस्कस करता हूँ। टेम्पेस्ट का मतलब क्या हो? देखो टेम्पेस्ट का मतलब होता है कि जब आंधी, हाँ आंधी को बोलते हैं, आंधी तूफान आ जाए ना उसको बोलते हैं टेम्पेस्ट। एक इसमें आउटपोस्ट, बड़ा अच्छा स्पेलिंग है। देखो आउटपोस्ट क्या होता है? आउटपोस्ट बोले तो क्या बोलते हैं इसको? अरे आउटपोस्ट वही होता है जैसे चौकी वगैरह जो होती है, बीएसएफ की चौकी आपने देखा, ये भी उसका आउटपोस्ट है, मतलब देयर इज अ स्मॉलर मिलिट्री कैंप, उसी को बोलते हैं। आगे देखो एक है इसमें जो है एक चीज़ और देखिए, आर्काइव। अब आर्काइव का मतलब क्या होता है? वही जो अभिलेख वगैरह लिखे रहते हैं ऐतिहासिक जो पुराने कालों के, अ कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स। चलिएगा अब आगे बढ़ जाते हैं और ये ख़त्म हो जाता है। इसके बाद
इसके बाद कल का जो पेपर थोड़ा मैं आपको दिखा देता हूँ, कल जो मैंने रिवीजन करवाया था। चलेगा, आप में से कुछ बोलते हैं सर आप प्रीवियस जो आपने कल करवाया था, परसों करवाया था, थोड़ा सा उसका जल्दी से आप एक बार रिवीजन करवा दीजिएगा हमारा। चलेगा, मैं जल्दी से कोशिश करता हूँ। देखिए ये क्वेश्चन लिखा है कि मदर इन लॉज, सीधे मैं पॉइंट की बात करूंगा, आप पुराना वाला कल का वीडियो देख लीजिएगा, कल तो छुट्टी था, परसों ये देखिएगा। मदर इन लॉज, अगर आपको कभी भी इस तरह का कभी कोई प्लूरल बनाना है जिसमें मदर इन लॉ हो, ब्रदर इन लॉ, या फिर स्टेप सन हो, स्टेप मदर हो, तो इसमें एक रूल चलता है, यानी जो भी जीवित होता है उसमें ही आप एस लगाइएगा। तो यहाँ पर एक चीज़ समझिएगा कि मदर इन लॉज जो लिखा हुआ है, मदर ये जीवित होती है ना, मम्मी जीवित है, तो इसका मतलब हो जाएगा कि आप मदर्स इन लॉ, ये इसका प्लूरल होगा, ठीक है। इसके बाद और देखिएगा कि टुडे पीपल इज इग्नोरेंट। 100 की बात एक, पीपल प्लूरल होता है, कलेक्टिव नाउन होता है, प्लूरल में काउंट किया जाता है, इसलिए यहाँ पर इज की जगह पर आर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? आर आ जाएगा। इसके बाद एक और देखिएगा कि आई वॉज सरप्राइज्ड व्हेन द हॉस्टेस स्माइल्ड एज इफ शी सॉ मी बिफोर। ये सेंटेंस आपने पढ़ लिया होगा। भाई देखो, इसे मैं नहीं बताने वाला, इसे आप खुद बताओ। एज इफ का एक रूल है, ये मैं आपके लिए छोड़ देता हूँ, मैंने ये बता दिया कि इसमें क्या रूल चल रहा है। आगे देखिएगा, ईच वन ऑफ हिज सिस्टर्स वर हार्ड वर्किंग। ये वैसे बताने लायक नहीं है क्योंकि आपको बताना चाहिए था। आप देखिए ये वर्ब है ना, और वर्ब से पहले ये जो पार्ट है ये सब्जेक्ट है, और इसमें देखो ये प्रेपोजिशन है, तो प्रेपोजिशन से जो पहले बचता है ना उसके अकॉर्डिंग वर्ब आती है। तो लिख रहा है ईच वन, यानी एक के बारे में बात कर रहा है, इसलिए यहाँ पर वॉज आ जाएगा। क्या आ जाएगा? वॉज आ जाएगा। इसके बाद देखिएगा कि रमेश इज स्मार्टर इनफ। ये मैंने इनफ का आपको रूल बताया था कि अगर कहीं पर इनफ लिख रहा हो तो और एडजेक्टिव भी जोड़ना है आपको, नाउन भी जोड़ना है, तो ये रूल चलता है AEN, यानी इनफ से पहले अगर एडजेक्टिव आ रहा है तो इनफ से वो पहले लिखा जाएगा, वो भी पॉजिटिव डिग्री में, किसी कंपैरेटिव सुपरलेटिव में नहीं। अगर इनफ के साथ नाउन भी आपको जोड़ना है तो वो इनफ के बाद लिखना होता है। तो ये वैसे भी देखो, ई से पहले ए आता है और ई के बाद एन आता है, तो आप इसे याद कर सकते हैं। फिलहाल में देखिएगा, स्मार्ट एक एडजेक्टिव है और इनफ, तो मैंने क्या बोला कि जिसे कहते हैं ना गुड इनफ, बैड इनफ, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर स्मार्ट इनफ आएगा। ये वाला थोड़ा कॉन्सेप्ट था, कल मैंने खूब समझाया था आपको। आगे देखो, मधु लिव्ड इन मुंबई सिंस 1970 टू 1985। कुल मिलाकर के 100 की बात, अगर कोई टाइम रेंज दे रखा हो कि कहाँ से कहाँ तक, तो आपको फ्रॉम के साथ टू का इस्तेमाल करना होता है, ना कि सिंस का। तो आपको याद रखना है यहाँ पर फ्रॉम आ जाएगा। क्या आ जाएगा? फ्रॉम आ जाएगा। इसके बाद एक और देखिएगा कि मिस्टर गौरव शर्मा इज कमिंग टू डिनर। सर मैंने क्या बोला था, अगर कोई व्यक्ति कभी डिनर के लिए आ रहा है, इसका मतलब उसका कुछ पर्पस होगा, और पर्पस के लिए आप फॉर लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? फॉर लगा देते हैं। यू हैव बीन वर्किंग वेरी हार्ड फॉर द पास्ट 2 years isn't it। ये देखो, ये क्वेश्चन टैग है, और मैंने हमेशा बोला है कि क्वेश्चन टैग में ज़्यादातर क्या होता है कि ये जहाँ पर भी ये हो ना, इसी पार्ट में गलती होगी। एक और चीज़ याद रखना, इसमें देखो वर्ब दे रखी है हैव, और ये पॉजिटिव है, इसका नेगेटिव बनेगा हैवंट यू, तो इस जगह पर क्या आ जाएगा? हैवंट यू आ जाएगा। ये क्वेश्चन टैग का वीडियो है, आप उसे देख सकते हैं, ठीक है। ये मैंने कल खूब समझाया था। इसके बाद देखिएगा कि आई शैल गो बाय द 3 o'clock ट्रेन। मैंने कल आपको बताया था कि अगर कभी भी ओ क्लॉक कहीं पर भी दे रखा है तो इसके बाद डायरेक्ट नाउन जोड़ना है, कोई भी एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाना है, तो इसलिए ये वाला एपोस्ट्रोफी एस जो वो हट जाएगा। इसके बाद देखो एक और है, और ये वैक्यूम की स्पेलिंग मैंने पूछी थी, तो कल आपको बताया था कि VACUUM वैक्यूम, ये इसका स्पेलिंग होता है, आप इसे याद रखिएगा। इसके बाद देखिएगा कि टेक द बुल बाय द हॉर्न्स, मतलब किसी भी सिचुएशन को एकदम साहस पूर्वक उसे फेस करना, तो ये करेजियस वर्ड है इसमें, मतलब ग्रेपल द सिचुएशन, हैंडल करना। एक और देखिएगा, लूज द फेस, मतलब फेस को मतलब लूज कर रहा है, ढीला कर रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि वो एम्बेरस फील कर रहा है, थोड़ा सा शर्मिंदगी फील कर रहा है। इसके बाद देखिएगा, बिल्ड कैसल इन द एयर, हवा में आप घर बना रहे हो, इसका मतलब क्या आप सपना देख रहे हो, बाकी रियलिटी कुछ नहीं है, तो इसलिए तीसरा हो जाएगा। इसके बाद देखिएगा, बाइट द डस्ट, आप धूल को चाट रहे हो, खा रहे हो, ऐसे समझो, इसका मतलब क्या हो गया कि आप कोई डिफीट का मतलब क्या बोलते हैं यार हिंदी में, अरे पराजय, यानी आप पराजय को स्वीकार कर रहे हो, मतलब सफर डिफीट। इसका बाद और देखिए, चलो ये हो गया, देखो पूरा मैंने जल्दी से आपको मात्र 3 मिनट के अंदर पूरा पेपर जो है सॉल्व करवा दिया। इसके बाद आज के 10 क्वेश्चंस थे और कल भी वीडियो आएगा, बस आपको प्रैक्टिस नहीं छोड़ना है। अगर आप ऑनलाइन एग्ज़ाम दे रहे हैं, और मैं सच में ये बात अपनी तैयारी के बलबूते बोल सकता हूँ कि सर प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है भाई, प्रैक्टिस को मत छोड़ना। जिसने प्रैक्टिस छोड़ दिया ना, अगर वो ये सोचे कि मात्र हमने जो नोट्स बनाए हैं उनके बलबूते पर चले जाएंगे विदाउट एनी टाइप ऑफ प्रैक्टिस, सर पॉसिबल नहीं है। बिकॉज देखिएगा, जब पेपर में प्रेशर आता है ना, मैं रियल बोलता हूँ, आपका प्रैक्टिस ही आप वहाँ पर आपको इनकरेज करेगा, मतलब आपको लास्ट अंतिम वक्त तक टिका के जो रखता है ना, इस सर मेरा अपना ओपिनियन है, वो आपका प्रैक्टिस ही रखता है।
चलिएगा, बहुत जल्दी एक अच्छी सी न्यूज़ आप सबको जो है देने वाला हूँ। फिलहाल में मैंने क्या बोला, प्रैक्टिस को मत छोड़ना, ये मेरा अपना अनुभव है भाई। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होता है। यानी कि अगर लास्ट का अंतिम वक्त यदि 5 मिनट भी बचा है ना आपके पास, और यदि आपने प्रैक्टिस दम लगा के किया होगा, तो सर आप अंतिम वक्त तक भी अपने 5 क्वेश्चंस को सही कर सकते हो, किसी बिना किसी प्रेशर के। थैंक यू सर।